नमस्कार, मैं कमलेश कबीर, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं शरद पवार की। आपको पता होगा, कल शरद पवार ने एक स्टेटमेंट दिया कि अब वो राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं, आगे उनका कोई भी चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है। और फिर उसके बाद में सोशल मीडिया को भी अगर आप वेरीफाई करोगे तो आपको मिलेगा, लगातार जो है वो शरद पवार को ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि वो राजनीति के बहुत बड़े चाणक्य हैं। तो इस कड़ी में मुझे लगा कि इस पे जो है वो थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए कि शरद पवार कितने बड़े चाणक्य हैं। आखिर शरद पवार ने राजनीति में इस तरीके का किया क्या है। तो जब ऐसी स्थिति में शरद पवार का हम आकलन करते हैं, क्योंकि कल जैसे ही उन्होंने बोला उसके बाद में सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके के जो है वो वीडियोज आने लग गए। कुछ जो है उसमें शरद पवार की जीत बताने लगे और कुछ जो मोदी या बीजेपी के जो प्रो बीजेपी की बात करने वाले हैं वो जो है वो शरद पवार की एक तरीके से हार बताने लग गए। लेकिन खैर, हम इसमें नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि इस पे जो है वो सटीक आकलन करने की ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले उम्र का तकाजा 80 पार कर चुके हैं, लगभग जो है वो 84-85 साल के जो है वो शरद पवार हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में राजनीति से संन्यास लेना, ये कुछ जो है वो उम्र के हिसाब से जो है, और आपको ये भी पता होगा कि शरद पवार कैंसर से पीड़ित है, तो अब उनकी उम्र भी हो गई है, तो इस लिहाज से भी जो है वो आगे चुनाव नहीं लड़ना चाहते। और वैसे भी वो राज्यसभा में है, राज्यसभा में अभी 1 से 1.5 साल उनका जो है वो कार्यकाल बचा हुआ है। तो इस बात से हम जो है वो इसको खारिज कर देते हैं। दूसरा आता है कि महाराष्ट्र में उन्होंने जिस तरीके की बात की, तो इसका एक पहलू ये देखा जा सकता है कि सिंपैथी लेने के लिए ऐसा बोला जा सकता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कुछ इलेक्शन वगैरह होते हैं गाँवों में भी, शहरों में भी, तो वो बोलते हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है तो मुझे जिताना है। तो एक ये जो है वो आकलन किया जा सकता है कि शरद पवार को ये लग रहा हो कि उनका जो है वो ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि एनसीपी टूटी हुई है। तो ऐसी स्थिति में लोगों की संवेदनाओं के लिए भी जो है वो शरद पवार ऐसा कह सकते हैं। तो ये भी जो है वो इससे हम नकार नहीं सकते, ये एक कारण उनका हो सकता है। और स्थिति क्या बनी हुई है महाराष्ट्र के चुनावों में वो आप सभी को पता है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं शरद पवार की चाणक्य नीति। तो मैं शरद पवार को चाणक्य तो नहीं कहूंगा, क्योंकि चाणक्य अगर शरद पवार होते तो एनसीपी को टूटने नहीं देते। तो एनसीपी उनके नाक के नीचे से निकल गई। तो इसलिए मैंने थंबनेल फिर डाला है कि चाणक्य नहीं, शरद पवार जो है वो धृतराष्ट्र हो सकते हैं महाराष्ट्र के, कि वो सब कुछ देख रहे हैं, उनकी आंखों के नीचे जो है वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी वो अंधे बने हुए हैं, मूक बने हुए हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे का तर्क भी है। शरद पवार शायद आप और हम, हो सकता है उससे भी पुराने, क्योंकि हम तो पैदा भी नहीं हुए जब शरद पवार जो है वो राजनीति में आ गए थे। और राजनीति में उनकी शुरुआत होती है कांग्रेस पार्टी के साथ। 27 साल की उम्र में बारामती सीट से चुनाव जीतते हैं और उसके बाद में उनका ये सिलसिला आगे बढ़ता है। तो यहां से उनकी राजनीतिक सफर शुरुआत होती है बहुत कम उम्र से। फिर उसके बाद में आपातकाल के समय शरद पवार इंदिरा गांधी के खिलाफ हो जाते हैं, और सिर्फ किसके लिए होते हैं, वो होते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। तो लड़ाई अभी जो है वो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में कुर्सी की ही चल रही है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे मेरे पास जो है वो एक सटीक कारण भी है, एक तर्क भी है। उस वक्त कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे वसंत दादा पाटिल, बड़ा चेहरा, शरद पवार के करीबी भी थे, शरद पवार युवा भी थे। शरद पवार को वो बुलाते हैं अपने आवास पे, शरद पवार जाते हैं भी हैं, दोनों एक साथ बैठकर जो है वो खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद में शरद पवार वहाँ से निकल जाते हैं। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ 1978 की। और उसी दिन शाम को शरद पवार जो है वो कांग्रेस पार्टी को तोड़ देते हैं। तो आप सोच के देखिए,
चाणक्य नीति देखिए, जिस मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस पार्टी को तोड़ते हैं और कांग्रेस पार्टी दो भागों में बढ़ जाती है, कांग्रेस आई और कांग्रेस यू। कांग्रेस यू जिसमें ये शरद पवार रहते हैं। 1-1.5 साल तक जो है वो सरकार चलती है, शरद पवार जो है वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उसके बाद में इंदिरा गांधी जो है वो वापस सत्ता में आ जाती है, और जैसे ही इंदिरा गांधी सत्ता में आती है, महाराष्ट्र की सरकार को बर्खास्त कर देती है। तो यहाँ से जो है वो कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की जो है वो शुरुआत होती है पहली बार। आज चाहे शरद पवार जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हो, या फिर मैं आपको कहना चाहूँगा कि शरद पवार और कांग्रेस पार्टी एक ही बात है। बिछड़ जाते हैं, फिर मिल जाते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं और फिर मिल जाते हैं। उसके बाद में फिर एक दौर आता है, क्योंकि जनता पार्टी के साथ में मिलकर शरद पवार जो है वो सरकार बनाते हैं उस वक्त, और लगभग जो है वो आपको पता होगा, जितने एमएलए चाहिए उतने एमएलए को तोड़ा होगा, तभी सरकार बनी होगी और तभी जो है वो मुख्यमंत्री बने होंगे। तो उस वक्त जनता पार्टी के जो है वो 99 विधायक हुआ करते थे, और शरद पवार जो है उनके साथ 69 विधायक चले गए थे। उसके बाद में राजीव गांधी की सरकार आती है, और राजीव गांधी की जब सरकार आती है तो उसके बाद शरद पवार की वापस से जो है वो राजीव गांधी के साथ नज़दीकियां बढ़ती है, और 1986 में शरद पवार वापस कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। और उस वक्त शंकर राव चौहान की जगह है उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। ये दूसरी वाक्य मैं बताता हूँ, जब दूसरी बार शरद पवार जो है वो मुख्यमंत्री बने। तो इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ इसलिए गए क्योंकि अब भी इनको जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी प्यारी थी, इसलिए वो उसके साथ चले गए। उसके बाद में ये सिलसिला जो है वो आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के बाद में एक समय ऐसे आता है जब सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात आती है। अब आपको पता चल गया होगा, मैं 1998-99 की बात कर रहा हूँ। और उस वक्त पीए संगमा, आपने नाम सुना होगा। पीए संगमा के अलावा बात करें शरद पवार, ये कुछ लोगों की जो है ऐसी टीम थी जो सोनिया गांधी को बाहरी होने का टैग होने की वजह से प्रधानमंत्री बनने से रोक रही थी। और ये मैं बात कर रहा हूं 15 मई 1999 की, और उसके अगले ही 10 दिन कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं और शरद पवार एनसीपी का गठन कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र में एक नई पार्टी बन जाती है, एनसीपी पार्टी। अब एनसीपी पार्टी आगे चलती है, और जिस तरीके से आपने देखा कि शरद पवार जो है वो किस तरीके से जैसे भी करके वो जो है वो सत्ता पक्ष के साथ बने रहते हैं। और फिर उसके बाद में आता है 2019, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है। लेकिन अब इसमें जो है वो बड़े ट्विस्ट है इनकी राजनीति के, और ट्विस्ट ये है कि जिस वक्त शरद पवार महाविकास आघाड़ी की सरकार बना रहे थे, तो आपने देखा होगा देवेंद्र फडणवीस हर इंटरव्यू में बात करते हैं कि जब अजीत पवार ने 6 बजे, आपको पता होगा, देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ली थी, तो वो शरद पवार के कहने पे ही ली थी। तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इससे पहले 2 बातें प्रमुखतया से हाईलाइट हुई थी। एक, अमित शाह के साथ शरद पवार की मुलाकात, और कई इंटरव्यूज में जो है वो शरद पवार भी ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने उनको सीधे तौर से जो है वो साथ आने का ऑफर दिया था। तो ये 2 बातें जब सामने आती है, जो शरद पवार काउंटर करते हैं अपनी बात को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि शरद पवार जो है वो कुर्सी के लिए साथ जाने के लिए किस तरह कदर जो है वो तैयार हो जाते हैं। हालांकि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है सार्वजनिक तौर से जब उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो जो है वो कुछ चीज़ों को राज रहने की बात कर उसको टाल देते हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो है वो उसमें एक कदम आगे चले जाते हैं। अब बात आती है कि कुछ लोग जो है वो अजित पवार के ऊपर उंगली उठाते हैं। तो ये टिट फॉर टैट जैसा होता है। जिस कांग्रेस में पले, जिस कांग्रेस ने उनको विधायक बनाया, जिस कांग्रेस से वो लगातार जीतते आए, जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी तोड़ दी, और एक बार नहीं 2-2 बार तोड़ दी, तो ऐसी स्थिति में अजीत पवार को वो क्या देने वाले थे, क्योंकि हर कार्यक्रम में वो अजीत पवार को आगे रखते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना कार्यकारिणी जो एनसीपी थी उसका अध्यक्ष सुप्रिया सुले को बनाया, तो अजीत पवार की दूरियां जो है वो बढ़ने लग गई। और जिस बारामती सीट से वो जीतते थे, आज उस सीट से अजीत पवार जो है वो विधायक है, और सुप्रिया सुले जो है वो लोकसभा की सांसद है। तो बारामती सीट वैसे भी एनसीपी का जो है वो कब्जा है। तो इस बार एनसीपी की इस सीट के ऊपर जो है वो रोचक लड़ाई होगी, क्योंकि यहाँ पे अजीत पवार और शरद पवार की एनसीपी जो है वो आमने सामने होगी।
तो छगन भुजबल जैसे नेता थे, वो एनसीपी के साथ चले गए, बगावत कर दी, और ढेर सारे एमएलए को साथ लेके जिस तरीके से शरद पवार ने कांग्रेस के साथ किया, वही खेल जो है वो अजीत पवार ने शरद पवार के साथ कर दिया। तो आप खुद सोच के देखिए कि इसमें चाणक्य वाली कौन सी बात आ गई। कहावत तो आपने सुनी होगी कि मिट्टी में जन्मे और मिट्टी में ही पैदा हो गए। तो अब पूरी संभावना है, जिस तरीके से शरद पवार अपने राजनीतिक संकेत दे रहे हैं, तो उससे यह लग रहा है कि अब तीसरी बार जो है वो कांग्रेस के साथ समझौता करेंगे। और इस बार ये लग रहा है कि इस चुनाव में अगर महाविकास अघाड़ी, जो कि पूरी संभावना है, अगर वो चुनाव हार जाती है, तो शरद पवार जो है वो एनसीपी का विलय कर देंगे। ये आप मान के चलिए 99% जो है वो ऐसा नजर आने लगा है। अब ये हो सकता है मेरा आकलन हो, और मेरा आकलन गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर महायुति की सरकार बनती है, तो अजीत पवार, क्योंकि अब वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि अजीत पवार को उन्होंने जो है वो उप मुख्यमंत्री बनाया और क्या नहीं दिया। तो कांग्रेस पार्टी ने भी शंकर राव चौहान को उठा के शरद पवार को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया, और जनता पार्टी ने, आपको पता है किस तरीके से शरद पवार को मुख्यमंत्री बनाया पहली बार। तो ऐसी स्थिति में जब उनको नहीं छोड़ा गया, तो फिर आप अजीत पवार से किस तरीके की उम्मीद कर सकते हैं। तो इसलिए राजनीति में जो है वो खाने के दांत अलग होते हैं, आपको पता है, और दिखने वाले दांत जो है वो अलग होते हैं। वो आप जो है वो कहावत सुनी होगी। तो ये स्थिति जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति की अभी बनी हुई है। और इस एपिसोड में मैंने दूसरी पार्टी की बात इसलिए नहीं की क्योंकि मैं शरद पवार को जब इस पे स्टडी की, तो पता चला कि शरद पवार की जो भूमिका है वो धृतराष्ट्र की तरह है। वो सिर्फ देखते जा रहे हैं जो हो रहा है, और फिर भी लोग जो है वो उनको चाणक्य मानते हैं। तो इनको चाणक्य में जो है वो आप एक दो चीज़ों से आप आकलन कर सकते हैं, जिस तरीके से जारांगे पाटिल, क्योंकि सत्ता पक्ष के खिलाफ जो है वो जो आंदोलन का जो गठन किया, वो ये कितनी सच्चाई है उसमें जो है वो नज़र भी आती है कि जारांगे पाटिल को शरद पवार ने खड़ा किया था, और जब जारांगे पाटिल ने उम्मीदवार खड़े कर दिए तो उनको जो है वो नामांकन वापस लेने के लिए शरद पवार ने कहा, और उन्होंने ऐसा कर दिया। तो इसलिए जो है, अगर वो लोग ये कहते हैं कि चाणक्य है, तो फिर राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, योगेंद्र यादव, ये लोग भी राजनीति के चाणक्य हैं। तो फिर ये, अगर ये लोग आपको लगता है कि चाणक्य है, तो फिर आप अमित शाह को क्या बोलोगे? क्योंकि उन्होंने जो प्रयास किए कभी फेल नहीं हुए, जबकि जो शरद पवार अपने आप को जो है वो चाणक्य की, या हम लोग अगर उसका आकलन करें और उसके रहते हुए अगर उसकी पार्टी टूट जाए, तो फिर मुझे लगता है कि चाणक्य कहना जो है वो राजनीति में किसी के लिए भी वो थोड़ा सा जो है वो बेईमानी होगी। तो ये शरद पवार का जो है वो राजनीतिक जीवन है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें वो 14 बार चुनाव लड़े हैं। और अब ऐसे समय में जब उनको लग रहा है कि सब कुछ जो है वो मिटने वाला है, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने घोषणा की कि अब जो है वो राजनीति से संन्यास लेने वाले। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।